स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, क्या कभी आपने इस विरोधाभास पर गौर किया है? 80 साल की उम्र पार कर चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा देखिए, वो हर रोज बैक टू बैक रैलीज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, 75 साल की उम्र पार करने के बावजूद भी वे प्रतिदिन 18 घंटे थका देने वाले शेड्यूल को जी रहे हैं। या फिर लालू यादव को देखिए, वे भयंकर किडनी ट्रांसप्लांट और मल्टीपल ऑर्गन इलनेस से जूझने के बावजूद भी आज भी जलवा कायम रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ एक आम मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा इंसान रिटायरमेंट के महज 5-7 साल के भीतर शारीरिक और मानसिक रूप से ढह जाता है। क्यों? क्या इन नेताओं का DNA अलग है या इनके पास कोई जादुई गुप्त दवा मौजूद है? दोस्तों, कोई जादुई दवा नहीं है, इसके पीछे मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी का एक क्रूर नियम काम करता है। ट्रंप हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर लालू यादव हो, इनके सब कॉन्शियस में एक बहुत बड़ा ड्राइव है। अगला चुनाव, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरी सत्ता, मेरी पावर, मेरा प्रभाव। दोस्तों, यह इकिगाई उनके शरीर में कॉर्टिसोल यानी कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल उसको 70% तक कम कर देता है और कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोकता है। और हम अपने सीधे साधे मध्यम वर्गीय माता पिता के हाथों में एक सुसाइडल स्क्रिप्ट थमा देते हैं। माँ पापा, अब आप 60 साल तक बहुत काम कर चुके हैं, अब बस घर में बैठिए, टीवी देखिए, आराम कीजिए। दोस्तों, जिसे हम आराम समझ रहे हैं, साइकोलॉजी की भाषा में वह अकर्मण्यता है, इनएक्टिविटी है। और ध्यान दीजिएगा, इसे अस्तित्वगत मृत्यु के निमंत्रण की तरह भी देखा जाता है। दार्शनिक जीन पॉल सार्त्र का कहना है कि मनुष्य का अस्तित्व ही उसके उद्देश्य से तय होता है। जब आप अपने माता पिता से उनका उद्देश्य छीन लेते हैं तो आप अनजाने में ही उनकी उम्र घटा रहे होते हैं। याद कीजिए, माँ को कब आखिरी बार कॉल किया था, और जब कॉल किया था तो बातचीत महज 90 सेकंड के आसपास चली। माँ ने कहा, माँ से पूछा, खाना खाया, दवाई ली, अब सो जाइए, और उसके बाद आपने कॉल कट कर दी। हम पढ़े लिखे, सफल और समाज को बदलने का दावा करने वाले लोग अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हुए भी उनकी एजेंसी यानी कि निर्णय लेने के अधिकार को छीनकर उन्हें धीरे धीरे मार रहे हैं। इसे कहते हैं लॉजिस्टिकल किलिंग। साथियों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत के 16 करोड़ बुजुर्गों की उस अदृश्य महामारी की बात करने वाले हैं जो किसी ICU के मॉनिटर में दिखाई नहीं देती। हम उन 3 लविंग मिस्टेक्स पर भी बात करेंगे जो हर पढ़ा लिखा बच्चा अनजाने में कर रहा होता है, और ग्रेनेटोलॉजी यानी कि वृद्धावस्था विज्ञान की उन 3 व्यवहारिक कदमों पर भी बात करेंगे जो उनकी उम्र को बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक संवेदनशील संतान के लिए ही नहीं, बल्कि यदि आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो यह आपके लिए GS पेपर 2 सोशल जस्टिस और GS पेपर 3 इकोनॉमी का एक अत्यंत गंभीर नीतिगत केस स्टडी है। तो चलिए अब सच का सामना करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। हमारे नए बैचेस 2027, 2028 और 2029 की UPSC के लिए शुरू हो रहे हैं, जो कि स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं। ये बैचेस मॉर्निंग और इवनिंग में अवेलेबल रहेंगे, और आप हमारे कोर्सेज की डिटेल्स को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोर्स को खरीदने से पहले आप यदि PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस वक्त 50% फीस में डिस्काउंट मिलेगा और कोर्स में डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, यानी कि अगर आप 2 साल का कोर्स ले रहे हैं तो आपको 4 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से देर मत कीजिए दोस्तों, यह कोड इस्तेमाल कीजिएगा PK लाइव और जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। पहले तो हम बात करते हैं सिल्वर इकोनॉमी की। हर वैश्विक मंच पर भारत, अगर आप देखें तो एक ही विज्ञापन बेचता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारी 66% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। हर स्टार्टअप, हर विदेशी निवेश, हर ब्रांड इसी युवा भारत को टारगेट कर रहा है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक यू टर्न छुपाया जा रहा है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2050 तक भारत की बुजुर्ग आबादी लगभग दोगुनी होकर 34 करोड़ पार कर जाएगी। यानी आज जो भारत दुनिया का सबसे युवा देश होने का जश्न मना रहा है, वह अगली तिमाही सदी में दुनिया का सबसे बुजुर्ग समाजों में से एक होने जा रहा है। और
यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है BCG, उसका अनुमान है कि 2030 तक भारत में बुजुर्गों के पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति भी है। यह वह पीढ़ी है जिसने भारत के उदारीकरण को देखा है, संघर्ष किया है, बचत की है और संपत्ति बनाई है। इनके पास क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, लेकिन बाजार का व्यवहार देखिए, कोई फिनटेक इनके लिए नहीं है, कोई मुख्य धारा का लाइफस्टाइल ब्रांड इन्हें नहीं पहचानता, इन्हें समाज की मुख्य धारा से बेदखल कर दिया गया है। और इस अलगाव यानी कि मार्जिनलाइजेशन की शुरुआत सिर्फ बाजारों में नहीं होती दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे घरों से ही हो जाती है। मनोविज्ञान में एक बेहद भयानक अवधारणा है इन्फेंटिलाइजेशन ऑफ एल्डर्स, यानी बुजुर्गों का शिशुकरण। इसका मतलब यह है कि जब माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो हमें उनके साथ वयस्कों जैसा व्यवहार हम करना बंद कर देते हैं और उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जैसे आप ये मत करो, आप वहाँ मत जाओ, आप पैसे की चिंता मत करो, हम उनसे उनकी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता छीनना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जन्म लेता है एक और भयंकर कॉन्सेप्ट, और वो है एम्पटी ग्रैंड पेरेंट सिंड्रोम। यह सिंड्रोम समझिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोचिए, जिस आलीशान घर को उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए सजाया, आज उस घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई हैं और सोफे ढके हुए हैं प्लास्टिक कवर से, और संवाद के नाम पर 24 घंटे में एक औपचारिक कॉल बेटे या बेटी का आता है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक ऐतिहासिक स्टडी है, हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट, वो कहती है कि क्रॉनिकल लोनलीनेस यानी कि एक क्रॉनिक अकेलापन इंसान के शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीना। अकेलापन केवल शारीरिक अलगाव नहीं होता, यह तब होता है जब आपके पास सामाजिक जुड़ाव हो तो हो, लेकिन अर्थपूर्ण संवाद ना हो पा रहे हों। आप सामाजिक रूप से भले ही जुड़े हुए हों, लेकिन संवाद करने के लिए आपके पास कोई नहीं है। तो दोस्तों, जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है ना, तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पर कभी नहीं लिखा होता कि उसकी मौत अकेलेपन से हुई है। वहाँ लिखा होता है कार्डियक अरेस्ट या मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हमें पोस्टमार्टम के उस सर्टिफिकेट का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का करना होगा जो उन्हें वहाँ तक ले जाती है। इसके 3 अदृश्य कारण हैं। पहला है लॉस ऑफ एजेंसी, यानी कि जब व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय खुद ही नहीं ले पाता है। और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डिसेप्शन, यानी कि सुरक्षित दिखने वाले घर में वह स्वयं ही असुरक्षित होता है। और तीसरा होता है एनोमी, यानी कि उद्देश्यहीनता, यानी समाज में उसे लगता है कि वह पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो चुका है, उसकी ज़रूरत किसी को है ही नहीं। अब आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इन तीनों को बदलने के पहले 3 कदम समझते हैं। देखिए, समझिएगा दोस्तों, अक्सर बच्चे हम लोग शिकायत करते हैं कि इस उम्र में माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, पापा बात बात पर अड़ जाते हैं। उसे हम बुढ़ापे का हट समझ रहे हैं। मनोविज्ञान की भाषा में यह हट नहीं है, बल्कि यह क्राई फॉर द हेल्प है। जब एक व्यक्ति को लगता है कि उसकी राय की कोई कीमत नहीं बची, तो उसका अवचेतन मन चिल्लाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। वो कह रहे हैं कि मुझे रिलेवेंट फील करवाओ। इसे पलटने के लिए आपको 3 व्यवहारिक कदम उठाने पड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन कीजिए। अगले 48 घंटे अपनी राय दिए बिना सिर्फ यह देखिए कि उनका दैनिक रूटीन क्या है, वे दिन भर में कितनी बार शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। दूसरा, कॉग्निटिव डैशबोर्ड बनाइए। यह पहचानिए कि पिछले 6 महीनों में उनके व्यवहार में क्या बदलाव आया। पापा खुद गाड़ी चलाते थे, अब नहीं चलाते। माँ रोज खाना बनाती थी, अब नहीं बनाती। यह सामान्य डिक्लाइन नहीं है दोस्तों, यह एक सिग्नल है। और तीसरा है रिएक्टिवेशन ऑफ ड्रीम्स का। दोस्तों, हमें लगता है कि 5 सितारा होटल में ले जाना ही सुख है, जबकि हो सकता है उनकी बकेट लिस्ट में केवल बैडमिंटन क्लब ज्वाइन करना या पुराने दोस्तों से मिलना शामिल हो। उनकी खुशी की परिभाषा पर अपनी आधुनिक परिभाषा मत थोपिए। मुझे लगता है कि फॉरेन ट्रिप से माँ खुश होगी,
लेकिन बाद में पता चला कि वो घर के पास वाले योगा सेंटर में अपने सहेलियों के साथ गप्पे मारकर खुश होती हैं। और हाँ, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे तो उनके किसी करीबी दोस्त या पड़ोसन से बात कीजिए। हो सकता है उनके जरिए यदि बात पहुंचाई जाए तो वो मान जाएं, क्योंकि आप कहेंगे तो वो हट करेंगे, लेकिन दोस्त कहेंगे तो वो खुद डिसाइड करने लगेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी और कड़ी प्रशासनिक सच्चाई को भी समझिएगा दोस्तों। हम में से अधिकांश लोग समझते हैं कि माता पिता के लिए हॉस्पिटल के पास फैंसी मार्बल फ्लोर वाला घर ले लिया और यही हमारा एक परम कर्तव्य है। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल इल्यूजन, अवसंरचना का भ्रम। दोस्तों, यह सुरक्षा नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। आपने पहले ही मान लिया कि वे बीमार पड़ेंगे और गिरेंगे। असली नीतिगत और व्यवहारिक दृष्टिकोण यह है कि हमें उनके रहने के स्थान को फ्रीडम इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल देना चाहिए। जैसे कि ग्लोबल जियोमेट्रिक डेटा के अनुसार अगर हम कहें तो बुजुर्गों की 26% असमय मृत्यु के पीछे गिरना एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण रहा है और इनमें से 70% हादसे बाथरूम में होते हैं और अमूमन रात के अंधेरों में होते हैं। अगर आप उन्हें वाकई प्यार करते हैं तो घर में एल्डर प्रूफिंग कराइए, बेबी प्रूफिंग की तरह ही। जैसे कि एंटी स्किड कोटिंग कराइए, बाथरूम की फर्श पर बिना देरी किए एंटी स्किड टाइल्स या फिर लिक्विड कोटिंग करा दीजिए। और इसी तरीके से टॉवेल और शावर एरिया के पास वैज्ञानिक रूप से सही ऊंचाई पर ग्रैब बार्स लगाइए और कमरों से लेकर वॉशरूम तक रास्ते में मोशन सेंसर लाइट्स लगाइए ताकि उन्हें रात में स्विच ढूंढने के लिए भटकना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, मुख्य दरवाजे या पूजा घर की जो ऊंची चौखट होती है उसे हटाइए, क्योंकि वहाँ वह फॉल का एक बड़ा हज़ार्ड बन जाता है। याद रखिए, जो आपकी माँ हैं वो अपनी मर्जी से फिजियोथेरेपिस्ट के पास खुद चली जाएंगी, वो तो ज़्यादा जिएंगी, बजाय कि उस नर्स के साथ जिसके साथ ज़बरदस्ती आप उनको घर पे बिठा देते हैं। उनका नॉर्थ स्टार इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है। आपकी थोपी हुई केयर उन्हें खुश नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि रिटायरमेंट काम से होनी चाहिए, जीवन के उद्देश्य से नहीं। हम आराम और बेकारी के फर्क को मिटा देते हैं और यह एक बड़ी समस्या है। उद्देश्य का मतलब कोई बहुत बड़ा नेशनल मिशन नहीं है दोस्तों। सुबह गार्डन में 5 पौधों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी एक उद्देश्य है। हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन होना या अकाउंट संभालना एक उद्देश्य है। अपनी वॉकिंग ग्रुप में रोज नया रूट तय करना, यह भी एक उद्देश्य है। यह सीधा फंक्शन है अकाउंटेबिलिटी और रेलेवेंस का। दोस्तों, टोक्यो में एक सबवे स्टेशन में एक 8 सीटर रेस्टोरेंट है। इसके शेफ जो हैं जियो ओनो, उनकी उम्र है 100 साल। वे दुनिया के सबसे बुजुर्ग मिशेलिन 3 स्टार शेफ हैं और वो हर रोज खुद सुबह उठकर सुशी बनाते हैं। यही उद्देश्य उन्हें थकने नहीं देता और जीने का कारण देता है। और सबसे ज़रूरी बात, पैसे की बात कीजिए। मम्मी पापा से ऑनेस्टली पूछिए कि उनके पास कितनी सेविंग्स हैं, वो उसे अपने ऊपर खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स भी सुनिए दोस्तों। भारत में बुजुर्गों की जिंदगी के आखिरी 6 महीनों का मेडिकल खर्च उनके पिछले 20 सालों की लाइफ स्पेंडिंग से कहीं ज़्यादा होता है। अगर हम उनकी जिंदगी पर नहीं, उनकी मौत पर पैसा खर्च करना चाहते हैं तो बात अलग है। उन्हें गिल्ट फ्री होकर के अपनी सेविंग्स उड़ाने दीजिए। वे ट्रेवल करना चाहते हैं तो करने दीजिए। वो डेटिंग करना चाहते हैं सीरियसली, तो इस उम्र में उनके अकेलेपन को कम से कम जज मत कीजिए। तो दोस्तों, इस विषय को अब एक IAS एस्पिरेंट की नज़र से देखते हैं। दुनिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। यह समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली और लोमा लिंडा कैलिफोर्निया। यहाँ लोग अपनी बिना बैसाखी या अल्जाइमर्स के 100 साल तक सक्रिय जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 5 चीज़ें कॉमन हैं। पहला, नेचुरल मूवमेंट। दूसरा, दिमागी एक्टिविटी। लाइफ का पर्पस, कम्युनिटी का साथ और नेचर से जुड़ाव। हमारे दादा दादी भी इसी ब्लू जोन में जी रहे थे। संयुक्त परिवार, खेत, पंचायत और मंदिर। हमने उनसे वह सब छीन लिया, CCTV लगाकर, नर्स भेजकर और फोन पर खाना खाया ये पूछकर। सिंगापुर में इसी मॉडल को अपनाते हुए दुनिया का पहला अर्बन ब्लू जोन बनाने की नीति लागू की गई है। वहां सरकार ने कानूनन 250 एक्टिव एजिंग सेंटर्स बना रखे हैं। सिंगापुर की सरकार यह मानती है कि बुजुर्गों को अस्पतालों से दूर रखना देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे सस्ता विकल्प है।
भारत में स्थिति क्या है दोस्तों? हमारे यहाँ 16 करोड़ बुजुर्ग रहते हैं। 2030 तक भारत को कम से कम 24 लाख सीनियर लिविंग होम्स की आवश्यकता होगी और वर्तमान में हमारे पास केवल 20,000 है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एजिंग पॉपुलेशन, सिल्वर इकोनॉमी और एक तरीके से समझिए ये सब जो सोशल स्ट्रक्चर है ये जीएस के टॉपिक्स बन चुके हैं। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एल्डर प्रूफिंग, सीनियर हाउसिंग और पर्पल प्लेटफॉर्म्स भारत की अगली $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है दोस्तों, जिस पर अभी कोई काम नहीं कर रहा है। ये एक अनटैप्ड सेक्टर है। अंत में प्रकृति की एक कहानी के साथ साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। एक बार एक व्यक्ति ने तितली को अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। उसे दया आ गई और उसने कैंची उठाई और कोकून के रास्ते को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ जाए। तितली बाहर तो आई लेकिन उसके पंख कमजोर थे, वो कभी उड़ ही नहीं पाई और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति यह नहीं जानता था कि कोकून के बाहर निकलने के लिए जो संघर्ष होता है वही फ्लूइड को, तितली के पंखों को ढकेलता है और उससे ही वह उड़ने के काबिल बनती है। संघर्ष को हटा देने से जीवन समाप्त हो जाता है दोस्तों। हम भी अपने माता पिता के साथ यही कर रहे हैं। उनके जीवन को इतना कंफर्टेबल या आरामदेह बनाने की अंधी दौड़ में हम उनकी स्वायत्तता, उनकी ऑटोनॉमी, उनका संघर्ष और उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा दोस्तों। तो आज हम स्टडी आईक्यू के इस मंच से खुद से चाहेंगे कि आप एक वादा कीजिए कि अगली बार जब अपने माता पिता को आप फोन करें तो यह मत पूछिए कि दवाई खाई या नहीं, बल्कि यह पूछिए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। इस बार ट्रेन से सफर करना चाहते हैं या फ्लाइट से आना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी मर्जी क्या है। सफर करना चाहते हैं तो पूछिए, जो कहीं किसी से मिलना चाहते हैं तो पूछिए। उनकी स्वायत्तता को उनका नॉर्थ स्टार बनने दीजिए दोस्तों। यह कोई मेडिकल चमत्कार नहीं है, यह सही मायनों में किया गया वैज्ञानिक और मानवीय प्रेम है। दोस्तों, यदि इस विश्लेषण ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया हो या थोड़ा सा भी बदला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा जिनके माता पिता उनसे दूर किसी अलग शहर में रह रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा शौक या सपना है जो आप अपने माता पिता के लिए सोच रहे थे और आज तक पूरा नहीं कर पाए। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी आईक्यू IAS के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं अपने। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।